हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपका क्लास 12 का वॉल्यूम 2 का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बड़ा प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे आज हम लोग। हालांकि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आइसोमर्स का भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स कंसर्न नहीं किया था, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स खुद एनसीईआरटी में एक अलग से टॉपिक बनाया गया है। आपके लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ से, वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने आपको चेन आइसोमर्स हो सकती हैं, हमने ये प्रॉब्लम्स कराई थी। पोजिशनल आइसोमर्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे हमने कोई बात नहीं करी थी। लेकिन मैं आज बात करूँगा, ठीक है, आज मैं बात करूँगा आप लोगों से ऑप्टिकल आइसोमर्स की। और ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए कुछ बेसिक्स टूल्स आने चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी जाकर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझ पाएंगे। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ, कैसी प्रॉब्लम्स बनेंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आया करती हैं। मैं एक बात और बता दूं, स्टीरियो केमिस्ट्री का एक पार्ट है ये। स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमर्स दो पार्ट में डिवाइडेड किए गए थे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक स्टीरियो आइसोमर्स। ड्यू टू द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के बेसिस पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिजाइन होती हैं और ऑप्टिकल आइसोमर डिजाइन होती हैं, जिसमें एक हुआ करती है ऑप्टिकल आइसोमर्स। डेफिनेशंस मैं सारी अटैच करके दूंगा, मैं सारी डेफिनेशन बोलूंगा भी आपके लिए, परेशान ना हो आप उस चीज के लिए। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक अलग केमिस्ट्री है। लेकिन क्लास 12th स्टैंडर्ड पे जितना है उतना मैं आपको बढ़ा के दे रहा हूँ, जिससे मेरे भी किसी भी स्टूडेंट का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ना रह जाए, उतना मैं पढ़ा के देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है, जितनी हमें आवश्यकता है। हर लेवल पे हर तरीके से अलग अलग पढ़ाई होती है ना। अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग से पढ़ी जाए, वहाँ तो बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड। बीएससी कर रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ा जाएगा, है ना। एमएससी कर रहे हैं तो आइसोमर्स में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो ना वो सबका अपना अलग अलग पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बड़ी प्यारी सी। मान लीजिएगा आप एक रूम के अंदर एक कैंडल जलाते हैं। कैंडल की जो लाइट होगी ना, उसकी वाइब्रेटरी जो होगी वो ऑल डायरेक्शंस में होगी। आप सेंटर में रूम के एक कैंडल्स रखना जलाकर, उसकी लाइट जो होगी उस रूम के ऑल डायरेक्शंस में होगी। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी उसकी वाइब्रेटरी कैंडल की। ठीक है, ये वाइब्रेशन जो होगा लाइट का वो ऑल डायरेक्शंस में होगा, ऐसे। ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, हम इसे कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास विद निकल प्रिज्म, जब हम इसे किसी निकल प्रिज्म में से पास करते हैं तो जो ऑर्डिनरी लाइट की वाइब्रेटरी थी वो किसी एक सिंगल प्लेन में हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, किसी एक सिंगल प्लेन में हो जाएगी इस तरीके से। ओके, किसी सिंगल प्लेन में हो जाएगी, एंड दैट इज पीपीएल। दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जब लाइट की वाइब्रेटरी एक सिंगल प्लेन में हो जाएगी तो हम उसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, when PPL pass with optical active compounds, अगर आप उस PPL को किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में से पास करते हैं तो PPL उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, PPL आपकी जो PPL लाइट है वो उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में मूव करेगी टू वर्ड्स क्लॉकवाइज, या तो ऐसे मूव करेगी टू वर्ड्स क्लॉकवाइज, या मूव करेगी टू वर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जरा पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो हमने एक चीज़ सीखी कि जब लाइट को जब लोग एक ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म में से पास करते हैं तो लाइट की जो वाइब्रेटरी है एक सिंगल प्लेन में होगी, ठीक है। जब हम उसे किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से पास करेंगे तो पीपीएल उस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में या तो मूव करेगी टूवर्ड्स क्लॉकवाइज, या कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है या तो मूव करेगी टूवर्ड्स क्लॉकवाइज या मूव करेगी टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। कैसी बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। और इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी फॉर्म। या हम लोग बोल सकते हैं D+, इसे बोल सकते हैं L-, है ना। डी फॉर्म भी कह सकते हैं और या इसे हम लोग कह सकते हैं L फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का पैरामीटर है पीपीएल। सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो ये उसका पैरामीटर है पीपीएल, ठीक है। पीपीएल उसका पैरामीटर्स है। मैं अभी एक एक करके सारी बातें करूंगा कि पीपीएल पैरामीटर्स है। पीपीएल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के रेस्पेक्ट में मूव करता है टूवर्ड्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर पीपीएल विदाउट रोटेशन जाता है, विदाउट इफेक्टिव जाता है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। मैं एक एग्जांपल और देके आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिएगा आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आपने पीपीएल को पास किया, आपने कंपाउंड से क्या पास किया? पीपीएल। किसी सोर्स से क्या पास किया? पीपीएल को पास कर दिया। अगर पीपीएल उस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में या तो मूव करे टूवर्ड्स क्लॉकवाइज, इस तरीके से रोटेशन शो करे क्लॉकवाइज, या रोटेशन शो करे कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, तो दोज कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। ये एक पैरामीटर आ गया हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने का कि पीपीएल से पास होने पर रोटेट होती है टूवर्ड्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होगा हमारा क्या? ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन विदाउट इफेक्टेड चली जाती है, अगर इस तरीके से विदाउट इफेक्टेड चली जाती है तो वो हमारा होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। बात आती है समझना? नोट कर लीजिएगा पहले बड़े प्यार से। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जरा नोट कर लिया होगा। चलिए, मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि मेरा जो पीपीएल का रोटेशन हुआ है वो कितना रोटेशंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशंस कितना है, लीवो रोटेटरी रोटेशंस कितना है। अगर आपको रोटेशंस पता करना है, ठीक है, रोटेशंस पता करना है कि भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशंस कितना, इस तरीके से, ठीक है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशंस कितना, ये आप ये पता करना चाहते हैं कि भाई ये रोटेशंस कितना है, या आप पता करना चाहते हैं कि भाई ये वाला रोटेशंस आपका कितना है ना। ये रोटेशंस अगर पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्पेसिफिक रोटेशंस। और स्पेसिफिक रोटेशंस हमारा हुआ करता है अल्फा t डिग्री सेल्सियस लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन L इंटू C। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रोटेशंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि रोटेशंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा कि ऑब्जर्व्ड रोटेशंस, स्पेसिफिक रोटेशंस क्या है हमारा? अल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन L लेंथ इनटू C, वेयर अल्फा OBC ऑब्जर्व्ड रोटेशंस, L लेंथ है आपके सॉल्यूशंस की इन डेसीमीटर, और C आपकी कंसंट्रेशन। C क्या है? सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशंस आपकी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको मिल जाए, लेंथ मिल जाए और रोटेशन ऑब्जर्व मिल जाए तो आप पता कर सकते हैं उसका स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशंस, रोटेशन, एक्सटेंड रोटेशन जो आपका हुआ करता है वो डिपेंड करता है कई पैरामीटर्स पे। वो देखने पे डिपेंड करता है, रोटेशंस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वेरी करता है कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सब्सटेंस कैसा है, नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है। जो सॉल्यूशंस हमने लिया था, आप समझ रहे हैं, जो हम स्पेसिफिक रोटेशंस कर रहे थे इस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, कंसंट्रेशन का नेचर कैसा है ना, वेवलेंथ, लाइट ऑफ पे डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और इस रोटेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं पोलरिमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे क्या यूज करते हैं? पोलरिमीटर, POLARIMETER, पोलरिमीटर।
ठीक है, इससे हम रोटेशंस मेजर करते हैं। ध्यान रखेंगे ये छोटी छोटी बातों का, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने का मेरे पास एक पैरामीटर्स आ गया कि भैया पीपीएल अगर पास करता हूं, वो रोटेट होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होगा ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर वो विदाउट रिफ्लेक्टेड जाती है तो वो होगा ऑप्टिकल इनेक्टिव। चलिए अब यहां से बात कर लेते हैं अपनी डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस कहती है कंपाउंड हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट बिहेवियर पीपीएल के डिफरेंट बिहेवियर पे डिपेंड करती है ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर पीपीएल का बिहेवियर आपके कंपाउंड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है, डिफरेंट रोटेशन शो करती है, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अगर रोटेशंस आपके डिफरेंट नहीं आते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी कि कंपाउंड हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट ओनली इन द बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड इज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दोज फिनोमेना इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरीके से आप, मैं डेफिनेशन अटैच करके दूंगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन वगैरह अटैच करके दूंगा, परेशान ना हो। चलिए अब ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने का हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, मैं उस क्वेश्चन का इलाज करूँ। कोई एक कंपाउंड हमारे पास है, हमसे कहा जाएगा भैया ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दूसरी बात हमसे कहेगा अब जब ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो नो डाउट ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। ये बात तो तय है कि कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक चीज तो पता कर ली कि भैया पीपीएल पास कर लीजिए, और अगर पीपीएल पास करने पर रोटेशन डिफरेंट आता है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अगर डिफरेंट रोटेशन नहीं आता तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। अगर आप ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कंपाउंड हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करने का हमारे पास एक नया पैरामीटर्स आ गया है कि कंपाउंड हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कम से कम उसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स? ठीक है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये बात आप जानते हैं। अगर आपके कार्बन एटम्स के पास अटैच होने वाले एटम, एनी मॉलिक्यूल, एनी या कुछ भी कंपाउंड्स, कुछ भी, अगर चारों के चारों डिफरेंट अटैच्ड होते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। दिस इज द वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। फिर सुन लीजिएगा, एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना जरूरी है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ये भी एक पैरामीटर्स है। जब ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की प्रॉपर्टी क्या है कि चारों के चारों डिफरेंट एटम्स ग्रुप होने चाहिए, और इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम। इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम। कायरलिटी चैलरिटी एक प्रॉपर्टी है नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी की। जब आप इस कंपाउंड को मिरर के आगे रखेंगे तो ये नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी शो करेगा, ये एक प्रॉपर्टी है। तो हम इसे कायरल सेंटर भी कह सकते हैं, हम इसे एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स भी कह सकते हैं। तो अभी एसिमेट्रिक के ऊपर प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ठीक है, अभी एक एसिमेट्रिक के ऊपर प्रॉब्लम्स बनाते हैं, थोड़ा देखिएगा। मेरे पास है 1 ब्रोमोब्यूटेन, एक है मेरे पास
2 ब्रोमो ब्यूटेन, एक है मेरे पास 2,3 डाइब्रोमो, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। मुझे पता करना है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम या नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात करें तो ये बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन का, है ना। स्ट्रक्चर बनाना हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, और 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन का ये बनेगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखिएगा। देखो, आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए ना एक एक करके सारे कार्बन के पास चले जाइए, कोई मना नहीं है आपके लिए। आप सारे कार्बन पे अपनी चेकिंग कर सकते हैं। चलिए, आप इसके पास आ जाइए। इस पे तीनों हाइड्रोजन एक से है, नहीं होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक से, नहीं होगा। ये दो तो डिफरेंट है भाई, ये इसके लिए एक डिफरेंट हो गया, ये इसके लिए एक डिफरेंट हो गया, लेकिन ये तो दोनों एक से है ना। ये भी बिल्कुल एक, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन एक से है, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स नहीं है। और जब ये सब नहीं है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, समझ रहे हैं ना। जब इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, तो ये कौन होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा सर। पीपीएल जब आप इससे पास करोगे वो कोई रोटेशन शो नहीं करेगी, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर से एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो, सारे क्वेश्चनों के आंसर निकल रहे हैं हमारी इतनी सी बात पर, और यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्लास 12th में, बस यही पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा, इनएक्टिव होगा, एनेंसोमर्स होगा, यही सब बातें करेगा और कुछ नहीं करेगा। चलिए, इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ कुछ है, यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन एक से, 1 2 3 4, यहाँ पे एक एसिमेट्रिक है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन के पास 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, या हम कह सकते हैं 1 कायरल सेंटर है। ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा सर, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। मेरे पास क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज हैव नो कायरल सेंटर, बिकॉज हैव नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बट 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। आप देख लीजिएगा, उसके पास कायरल सेंटर है। चारों डिफरेंट चाहिए, कहीं पे भी आ जाए, किसी भी कार्बन पर आ जाए, चारों डिफरेंट चाहिए। यहां जाइए, यहां नहीं होगा। इस कार्बन के लिए बात करें, 1 डिफरेंट, 2 3, और इसके लिए तो ये पूरा हो गया, यस 1। इसके लिए ये 1 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, और ये पूरा डिफरेंट, गुड। इसके पास नंबर ऑफ एसिमेट्रिक 2 है, और यही आपके क्या कहलाते हैं? कायरल सेंटर। यही आपके क्या कहलाते हैं? कायरल सेंटर। हम कह सकते हैं ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, और ये एक कायरल होगा। एक नई चीज आ गई, ये एक कायरल होगा और ये कायरल होंगे। जिनके पास एसिमेट्रिक होगा वो कायरल होंगे, जिनके पास एसिमेट्रिक नहीं होगा वो एक कायरल होंगे, ठीक। जिनके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो बात हो गई क्लियर। 2 ब्रोमो 2 ब्यूटेन और 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन ऑप्टिकल एक्टिव है, दोनों कायरल मॉलिक्यूल्स रखते हैं, ठीक है। दोनों के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, सारी बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पॉज करके नोट कर लीजिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना करते हैं। चलिए, तो एसिमेट्रिक होना जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, एसिमेट्रिक होना जरूरी है। कायरल सेंटर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। एसिमेट्रिक होगा तो कायरल सेंटर होगा, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, मैं एक तो अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलिए इसका कर लेते हैं। दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एक कायरल सेंटर है। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो तीनों H एक से है, यस बिल्कुल। यहाँ पे 1 2 3 4 चारों डिफरेंट हो गए। 1 एसिमेट्रिक मिल गया आपको, ठीक है। 1 एसिमेट्रिक मिल गया, यही क्या होगा आपका? कायरल सेंटर होगा, यही एक कायरल सेंटर होगा। मतलब जब आप इसे मॉलिक्यूल्स को मिरर के आगे रखेंगे तो ये नॉन सुपरपोजिबिलिटी शो करेगा। क्या करेगा?
नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी शो करेगा, उल्टा दिखाई देगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि शीशे पे देखने पे ठीक उल्टा दिखाई देगा। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्यों नहीं होगा सर, यहाँ पे भी तो हो सकता है। चलिए देख लेते हैं भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा। केमिस्ट्री कहती है भाई अगर डबल बॉन्ड आते हैं ना तो दो उनको इस तरीके से आइडेंटिकल मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये दो बॉन्ड एक से आइडेंटिकल है। डबल बॉन्ड आते हैं तो दो आइडेंटिकल मानते हैं, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आते हैं ऐसे तो तीन आइडेंटिकल बॉन्ड मानते हो ना, अलग अलग इस तरीके से, ठीक है ना, इसलिए इन्हें कंसल्ट नहीं करते। चलिए और देखते हैं, दिस इज द लैक्टिक एसिड, थोड़े फेमस फॉर इंपोर्टेंट, ये हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ बेस सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, ये रहा एक है, ठीक है। 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 4 डिफरेंट, चारों डिफरेंट है। ये सिमेट्रिक होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात कर लेता हूं ग्लूकोज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ना पड़ेगा भाई, तो इसलिए मैं यहां पे भी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। सॉरी, ग्लूकोज के पास कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक होंगे या कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर होंगे, तो यहाँ तो होगा नहीं, ये बात तो तय हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा वो एक होगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये पूरा, ये होगा 1 2 ये पूरा, 3 और ये पूरा इसके लिए, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक 4 होंगे। ये बात तो तय हो गई, ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ग्लूकोज के पास कायरल सेंटर है, ग्लूकोज ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल में डिस्कस किया जाएगा बाकायदा, कि यहां तो केवल कायरल सेंटर और ऑप्टिकल आइसोमर्स का पता कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा जरा। केवल इतना ही पता कर रहे हैं कि कौन कायरल होगा और कौन एक कायरल होगा, मतलब कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक ही बात है, कायरल ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। कायरल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। चलिए मैं अब आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं। फ्लाइंग का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, फ्लाइंग का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, थोड़ा सा काम का है। ये मीथेन का फॉर्मूला है, मीथेन का फॉर्मूला है, टेट्राहाइड्रल होता है, इसका अरेंजमेंट sp3 हाइब्रिड होता है। फ्लाइंग ने क्या किया, फ्लाइंग ने अपने रिप्रेजेंटेशन में कार्बन को सेंटर में माना, इस तरीके से सेंटर, ठीक है। एक तो उसने इस तरीके से अरेंजमेंट किया, एक उसने ऐसे अरेंजमेंट किया हाइड्रोजन का, सबका मतलब बताऊंगा अभी। ये वेज डैश का रिप्रेजेंटेशन है ना, परेशान ना हो आप, सारी चीजें क्लियर कर ले, ठीक है। फिशर के हिसाब से एक प्लस साइन बना देते, ये फिशर का रिप्रेजेंटेशन है, फिशर का है ना, ये फिशर का, लेकिन हमें काम है इस पर फ्लाइंग के वेज डैश पर, तो इसी की बात करेंगे। देखो हो क्या रहा है, ये जो कार्बन है ये सेंटर की फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन आपका मीथेन जो होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये सब बात आपको पता है, पढ़े लिखे आदमी है तुम थोड़े से। टेट्राहाइड्रल जो अरेंजमेंट होता है वो प्लेन पे अगर मैं बात करूं, फ्लाइंग ने क्या किया कि दो तरीके के फैन शो किए। देखिए मैंने इसको डार्क किया है और ठीक इसके पीछे एक लाइट है, जरा डॉट डॉट ने शो किया है, तो इसको तो कहते हैं सॉलिड फैन और इसे हम लोग कहते हैं लाइट फैन। सॉलिड फैन और लाइट फैन में फर्क क्या है, ध्यान से देखें कि ये प्लेन जो है कार्बन है, बोर्ड जो आपको व्हाइट बोर्ड मेरा दिखाई देता है कि ये प्लेन है कार्बन का, कार्बन सेंटर है ये पूरा। ये जो सॉलिड फैन है ना, ये ठीक इस बोर्ड के सामने ऐसे रखा हुआ, देखें ध्यान से। ये जो सॉलिड फोन है भाई, पेपर पे तो 3D नहीं बन सकता, यहाँ पे नहीं बन सकता, तो लेकिन ये वाला जो IH है ना आपका, ये प्लेन के ठीक बिल्कुल सामने है, और ये जो लाइट में शो किया वो ठीक प्लेन के पीछे है, बिलो द प्लेन एबव द प्लेन, ठीक है। बिलो द प्लेन और एबव द प्लेन समझ में आता है, एक पीछे और एक आगे है, मतलब ये टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट है। तो ये वाला कार्बन जो सॉलिड फैन है ना, वो ठीक सामने
बिल्कुल ठीक सामने मेरे इसके बिल्कुल ठीक सामने है, और जो लाइट में शो किया वो बिल्कुल कहाँ है, मेरे पीछे है। बस आपको डराने धमकाने के लिए थोड़े से डरावने से स्ट्रक्चर बना दिया, और ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ये मीथेन का फॉर्मूला है, ये मीथेन का फिशर का फॉर्मूला है, और ये वेस्ट गैस का फॉर्मूला। पहले नोट कर लें, पॉज कर लें। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा आज, है ना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। चलिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनाया एनसीईआरटी ने, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप घर जाकर आज देख सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी खोलें, ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला पार्ट खोलें, वहां ये क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन मेरा वही है, विच मॉलिक्यूल आर कायरल एंड ए कायरल, कायरल एंड ए कायरल, ठीक है। बस पढ़ी लिखी भाषा में बात करी गई है वहां पे कि कायरल कौन है और ए कायरल कौन है। जरा कायरल ए कायरल होते कौन थे? ऑप्टिकल एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकल इनएक्टिव ए कायरल मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसमें आएगी? जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन होगा, जिसके पास कायरल सेंटर होगा। और ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन होगा? ए कायरल कौन होगा? जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा। बात हो गई खत्म। आपको ये बेस डैश के रिप्रेजेंटेशन में बनाकर दिए गए हैं, वहां पर आपको परेशान नहीं होना। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, लीनियर कंडेंस स्ट्रक्चर, ये सब बातें आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे कार्बन होगा, इधर कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। यहाँ पे तो देखो 3 H आएंगे, तो ये तो आइडेंटिकल नेचर में हो गए, हटा दीजिए। यहाँ पे भी 2 H आएंगे मेरे बच्चे, ये भी आइडेंटिकल। यहाँ पे भी 2 H आएंगे आइडेंटिकल, और यहाँ पे 3 H, ये भी आइडेंटिकल। तो इन वाले कार्बनों की तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है। अब जरा इस पे आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अगर आप इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, ये CS2 CS3 हो जाएगा, ये CS2 CS3 हो जाएगा, अगर वैलेंसी पूरी कर लेते हैं तो। अब जरा देखते हैं, ये बीच वाला कार्बन कुछ थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, इसे भी देख लेते हैं। इस वाले कार्बन की बात करें तो इसके ऊपर टेट्राहेड्रल होता है मेरा कार्बन। मैंने अपने स्टार्टिंग पहले वीडियो में कहा था, कसम खा लीजिए कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो देखो 1 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, बिल्कुल, लेकिन दिस इज आइडेंटिकल। आप देखें ये दोनों कैसे हैं, इस सेंटर पर दोनों कैसे आइडेंटिकल। ये एक कायरल होगा, ये कैसा होगा? एक कायरल होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे भर लीजिए वैलेंसी। यहाँ पे ये CS3, ये CS2, ये CS3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये भी दोनों आइडेंटिकल हो गए भाई इस कार्बन के लिए। चलिए यही एक प्रोबेबिलिटी बचती है थोड़ी सी, जरा इसको देख लेते हैं, है ना। देखो 1 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, क्योंकि इथाइल, और दिस इज प्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल।
चारों डिफरेंट हो गए, चारों डिफरेंट हो गए, कायरल सेंटर मिल गया, एसिमेट्रिक कार्बन एटम मिल गया, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये कायरल होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। चीजों को समझिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं आपके, है ना। अब जरा नीचे आ जाइए, चलिए फिर वही, ये तो होगा, दिखाई देता है, देखिए बैलेंस ही बन लीजिए, CH2 यहाँ पे आएगा, CH3, ये CH आएगा, यहाँ CH3 आएगा, 1 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट और 4 डिफरेंट, ठीक है। यहाँ तो और भी मिल गए, देखो एक तो ये हो गया, एक देखो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और ये पूरा 3 और एक हाइड्रोजन, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको 2 मिल गए कायरल सेंटर, यहाँ पर 2 मिल गए मेरे बच्चे, ये भी मिल गया और आपको ये भी मिल गया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ आपको दिखाई देता है, देखते हैं। हाँ सर देखो ये CH2, ये तो सेम क्वेश्चंस ले लिया, चलो चेंज कर लेते हैं, अब कर लेते हैं थोड़ा सा। CH2 CH3 होगा, यहाँ CH होगा, यहाँ CH3 CH3 होगा, हाइड्रोजन भर सकते हैं आप लोग, ये कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। ये थाइल, ये आइसोप्रोपाइल, ये Br, ये Br, आइडेंटिकल आइडेंटिकल, एक कायरल होगा, ठीक है, एक कायरल होगा। आगे बात समझ में मेरी, ऐसी क्वेश्चन डिजाइन है, विच मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकल एक्टिव, ए कायरल, कायरल, है ना, नोट कर लेना पॉज करके। चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कायरल कायरल की बात हो गई, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव की बात हो गई। मैं बार बार वीडियो के सामने से इसलिए हट जाता हूँ, गर्मी बहुत है, पसीना पोंछने जाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी भाई बहुत पड़ रही है, आज से स्टार्ट हो गई है ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सारी बातें क्लियर हो गई, मैं एक बार अपनी बात और कर लूँ, ठीक है। चलिए मैं एक बार अपनी बात और कर लूँ, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है, इसके पास 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, हम कह देंगे सर ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है, कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है। लेकिन इसकी जगह अगर ये होता, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, ये एसिमेट्रिक नहीं रखता, आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल, तो हम कह देंगे सर ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये सर कायरल होगा और ये हमारा एक कायरल होगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमारे बना कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, मैं वापस, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करा देता हूँ कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन, विच कंपाउंड आर शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों में से कौन ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्वेश्चन ये भी हो सकता था कौन कायरल मॉलिक्यूल होगा, है ना, ये सारी बातें हो सकती है। तो मेरे पास तो एक ही जुगाड़ है, आप एक काम करें, बस स्ट्रक्चर बना लें इनके, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ CH2 CH3 आएगा, इसको बना लें 2 ब्रोमो पेंटेन का, ठीक है, दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन, दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन। देखें सर, इसके पास ये आइडेंटिकल H रखता है 3, लेकिन ये नहीं रखता 1 नहीं, 1 2 डिफरेंट नहीं, यहाँ पे दोनों CH3 आइडेंटिकल हो गए, ये तो काम हो गया खराब, मतलब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन तो हो गया खराब, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये एक कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब 2 ब्रोमो पेंटेन की बात कर लूँ तो देखो 1 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट और ये पूरा का पूरा डिफरेंट। 2 ब्रोमो पेंटेन के पास एक कायरल सेंटर है, एक 1 सिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे ले जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा, ठीक है। चलिए अब बात आती है, देखिए ये सब क्लास 12 लेवल पे स्टैंडर्ड पे डिजाइन हो रही है चीजें। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भैया पढ़ाया तो बहुत कुछ जा सकता है,
बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, डी फॉर्म, एल फॉर्म, आर फॉर्म, एस फॉर्म, है ना, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है इसके अंदर, है ना। हम तो बस उतना जितना एनसीईआरटी करी उतना काम करके दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। फालतू चीजें पढ़ के अपना समय खराब ना करें, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये तो दिखाई देता है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एक 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है इसके पास। जब आप इसे मिरर के आगे रखते हैं तो ये ठीक आपको उल्टा दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है। रोटेशन कम से ज्यादा एटम की तरफ दिखाते हैं तो ये रोटेशन होगा कैसा, डी फॉर्म। क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कंपाउंड के रेस्पेक्ट में पीपीएल, तो ये होगा डी फॉर्म। तो ये रोटेट हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा आपका एल फॉर्म। और इसी को हमने कहा था डेक्सो रोटेटरी, और इसको कहा था हमने लीवो रोटेटरी। या हम ये भी कह सकते हैं प्लस फॉर्म, और हम इसे कह सकते हैं माइनस फॉर्म। डेक्सो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, यही होता है डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अगर पीपीएल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में टूवर्ड्स क्लॉक रोटेट करे क्लॉकवाइज, डेक्सो रोटेटरी होगा। कंपाउंड अगर पीपीएल अगर रोटेट करे आपके कंपाउंड के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आपका लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें, डीएल फॉर्म ऐसे ही बनाते हैं, परेशान ना हो, ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आनी है, फिर भी आप नोट कर लें। डीएल फॉर्म का एग्जांपल तो नोट करिए। देखिए अब जरा ध्यान से देखना, मान लीजिएगा अगर ओ को आप शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो ओ आई एम श्योर 100% आपको ओ ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक। अगर आप एम को शीशे में देखते हैं तो एम आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। और हम कह सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल, ध्यान से देखें, दोज मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल, दोज मॉलिक्यूल आर सुपर इम्पोजिबल, जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, तो दोज मॉलिक्यूल आर सुपर इम्पोजिबल। लेकिन जब आप के को शीशे में देखते हैं तो आई एम श्योर के आपको ऐसा दिखाई देगा, या अगर आप पी को शीशे में देखते हैं तो पी आपको ऐसा दिखाई देगा। और इस पेयर को हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, और मेरे बच्चे दोज मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज, दैट इज एनेंसोमर्स। इन्हीं को क्या कहते हैं, एनेंसोमर्स। दोज मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज, दैट इज एनेंसोमर्स। इन्हीं को एनेंसोमर्स कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कायरल की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो भी मिरर इमेज पर आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल दिखाई देते थे, ठीक है। मतलब ये भी एक ऑप्टिकल एक्टिविटी का पैरामीटर है। अगर मॉलिक्यूल में एनेंसोमर्स है, एनेंसोमर्स शो करता है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी एक तरीका है, ध्यान रखें। मैं अभी एनेंसोमर्स की भी डेफिनेशन आपके लिए राइटिंग करके दूंगा अपने नोट्स में, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि जो मॉलिक्यूल के सुपर इम्पोजिबल है वो होते हैं आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये भी एक बात है, नया पैरामीटर है, ये होते हैं आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उस पेयर को हम लोग कहते हैं एनेंसोमर्स, और ये भी आपके ऑप्टिकल एक्टिव्स होते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लास 12th के बेसिस पे ये 3-4 टॉपिक्स हमारे और हैं ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन क्लास 12th लेवल पे हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना हम आपको बता के दे रहे हैं। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रेसमिक मिक्सचर और रेसमाइजेशन। मैं एक एक करके सारी बात करूंगा और उसके बाद मैं लास्ट में एक बात और करूंगा, साहब फिर मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
व्हाट इज द रिटेंशन, व्हाट इज द रिटेंशन, रिटेंशन इन्वर्जन और रेशमिक मिक्सचर के लिए मैं आपको अपनी डेफिनेशन बोलूंगा और मैं पहले आपको अपने SN1 और SN2 की बात कर देता हूँ। मैं आपको SN1 और SN2 के बारे में बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोगों को याद है तो, अगर आप लोगों को याद है तो अगर आपके किसी भी, अगर आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल है ना, मैंने बता रखा था कि अगर टॉप से अटैक करता है, अगर केवल टॉप से अटैक करता है तो होता है क्या, रिटेंशन। क्या होता है, रिटेंशन। अगर वो बैक से अटैक करता है तो क्या होता है, इन्वर्जन। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं और बहुत प्रोबेबिलिटी है, वो टॉप से भी कर सकता है, बैक से भी कर सकता है, तब बनता है रेशमाइजेशन, रेशमिक मिक्सचर मिलता है आपको। तो ये सारी बातें मैंने SN1 और SN2 में बताई थी, लेकिन मैं अब आपको डेफिनेशन की बेसिस पे इन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिरकार ये है क्या है, समझने की कोशिश करना। रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हेन डेक्स्ट्रोरोटेटरी इनटू चेंज डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट, व्हेन डेक्स्ट्रोरोटेटरी रेक्टेंट कन्वर्ट टू डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट। आपका रेक्टेंट भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, आपका प्रोडक्ट भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी आता है, दैट इज इट इज कॉल्ड ए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। व्हेन डेक्स्ट्रोरोटेटरी into change to levorotatory, that is inversion of configuration। समझ में आ गया। जो डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो होता है वो तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो डेक्स्ट्रो से लिवोरोटेट होता है वो आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये छोटी छोटी बातें हमसे पूछी जाएंगी हमारे एग्जाम में, ठीक है, छोटी छोटी बातें ही हम लोगों से पूछी जाएंगी हमारे एग्जाम में। आप इस तरीके से कर सकते हैं, A B C, यहाँ पे कोई X लगा हुआ है, अगर आप Y से हटाना चाहते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो क्या आएगा, A एज इट इज रहेगा, B एज इट इज रहेगा, ठीक है, B एज इट इज रहेगा, और ये आपका C रहेगा, और प्रोडक्ट एज इट इज आएगा, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही काम आप यहां करेंगे, अगर यही वाला काम आप इधर करेंगे, ये A है आपका, ये B है आपका, ये C है आपका, और ये X है आपका, वाई से रिएक्शन कराई आपने, लेकिन ये आपका कहां पे अटैक करता है, ठीक उल्टा, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट कैसे मिलता है, ठीक उल्टा, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया D का L, ये हो गया डेक्स्ट्रो का लीवो, और ये D का D है, ये है आपका D का D। और अगर इट इज इक्विमोलर फॉर्म, D फॉर्म प्लस L फॉर्म, इक्विमोलर फॉर्म, D फॉर्म एंड L फॉर्म, दैट इज रेशमिक मिक्सचर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, DL फॉर्म, है ना, रेशमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं DL फॉर्म से भी, बहुत से राइटर से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस फॉर्म, है ना, प्लस माइनस फॉर्म, D फॉर्म, L फॉर्म, D प्लस L फॉर्म, DL फॉर्म, प्लस माइनस फॉर्म, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर है। ये दोनों का इक्विमोलर फॉर्म है, 50-50%, आप कह सकते हैं 50-50% है दोनों, ठीक है ना, रोटेशन कैंसिल आउट हो जाता है इनका, ठीक है, 50-50% रहता है। अब आता है रेशमाइजेशन, ठीक है ना, इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑप्टिकल एक्टिव इनटू ए रेशमिक मिक्सचर। अगर आप कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को कन्वर्ट करना है किसी रेशमिक मिक्सचर से, दैट इज रेशमाइजेशन। मैं चारों चीजों को बार बार बोल देता हूं। अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कन्वर्ट होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी में तो वो होगा रिटेंशन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी में चेंज होता है वो होगा इन्वर्जन, और अगर इक्विमोलर फॉर्म आपको मिलती है 50% D 50% L, दैट इज रेशमिक मिक्सचर, और इट इज कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस क्या है आपका, ऑप्टिकल एक्टिव इनटू रेशमिक मिक्सचर, ये कहलाता है आपका रेशमाइजेशन। डेफिनेशन मैं आपको सबकी दूंगा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और लास्ट बात करते हैं, सो ही हमारा काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको एक चीज का आइडिया कराना था, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर ये देखा गया 4 तरीके की फॉर्म आती हैं। एक आती है D फॉर्म, एक आती है L फॉर्म, एक आती है रेशमिक मिक्सचर। अभी हमने बनाई है कौन सी, रेशमिक मिक्सचर, और एक आती है मीजोफॉर्म।
ये थोड़ी काम की चीज है मेरा भैया, नोट कर लेना बड़े अच्छे से। डीएल फॉर्म होती है ऑप्टिकल एक्टिव, रेशमी मिक्सचर और मीजो फॉर्म होती हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। डीएल फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव, रेशमी मिक्सचर मीजो फॉर्म होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब ये भी पूछ सकता है कि रेशमी मिक्सचर क्यों इनएक्टिव होती है, लिख देता हूं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन। और मीजो फॉर्म किस लिए होती है, ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, इतना बोल के ही क्लास 12th लेवल पे काम हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, काम में आएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। टॉपिक तो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैंने पूरी कोशिश करी इस वीडियो में सारे 12th की चीजें आ जाए। रिटेंशन सिलेबस में था, बता दिया गया डेक्स्ट्रो टू डेक्स्ट्रो। रेशमी मिक्सचर सिलेबस में था, इट इज इक्विमुलर फॉर्म, इक्विमुलर मिक्सचर होता है हमारा, डी और एल का 50-50% होता है। इन्वर्जन था, इन्वर्जन हमने SN2 में देखा था, वाल्टन साहब ने स्टडी किया था। रेशमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड सेपरेट कर रहे हैं किसी रेशमी मिक्सचर से। ठीक है, मैं डेफिनेशन सबकी दे रहा हूँ। डी क्या होता है, एल क्या होता है, कारेल क्या होता है, ए कारेल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है, एसिमेट्रिक, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ये जो इंटरनल कंपोजिशन है ना, ये इंटरनल कंपोजिशन, ये सिमेट्री होती है। ये भी एक और पैरामीटर था ऑप्टिकल आइसोमर्स पता करने का कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा और इनएक्टिव होगा, तो वो हम पता करते हैं सिमेट्री से। 3 होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सॉलिड स्टेट में पढ़ाया मैंने। अगर सिमेट्री एक भी मिल गई तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा कंपाउंड आपका। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई, तो 100% वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये भी एक पैरामीटर है। मीजो फॉर्म इसीलिए इनएक्टिव हुई है, यहाँ पर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो और लोगों को भी बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही सेवा देते रहेंगे। मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊंगा, सारे कन्वर्जन लेकर आऊंगा 12th स्टैंडर्ड पर। हेलो एल्केन और एरीन्स के जितने भी NCERT ने कन्वर्जन डिजाइन किए हैं, व्हाट हैव बीन व्हेन डिजाइन किए, मैं वो वाली प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। और वहीं स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान रहता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको परेशानी ना हो। धन्यवाद।